सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो मार्वल और डीसी दोनों के ही यूनिवर्सेस में कहीं सारे अलग अलग माइथोलॉजीज के गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कहीं सारे गॉड्स के अवतार एग्जिस्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 गॉड्स को रैंक करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ही गॉड्स को लेंगे जो कि अब तक हमें बिग स्क्रीन पे दिखे हैं, यानी कि कॉमिक के कैरेक्टर्स को नहीं लिया जाएगा। पर इसके अलावा डीसी के हम डेमी गॉड्स जैसे कि वंडर वुमन से लेके न्यू गॉड्स यानी कि डार्क साइड को भी कंसिडर करेंगे और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के नॉर्स गॉड्स यानी कि एसगार्डियन गॉड्स जो भी है, थॉर, लोकी, ओडिन से लेके न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इजिप्शियन गॉड्स को यानी कि मून नाइट के कॉन्शु को भी कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों यूनिवर्सेस के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स कौन से है। तो वीडियो सुपर इंटरेस्टिंग है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। माय नेम इज कथन नायक एके थंडर गॉड और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। अब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के बारे में बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कोई एविल स्पिरिट नहीं है। वो एक्चुअली ज़ाराथोस नाम के एक एंजल गॉड की स्पिरिट थी जो कि एक अच्छा बीइंग था, पर मेफिस्टो ने उसे हरा दिया, उसके सोल या फिर उसकी स्पिरिट को करप्ट करके उसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बना दिया। और उसके बाद मेफिस्टो किसी मॉर्टल के साथ डील करता है, उसकी स्पिरिट चुरा लेता है और उसके अंदर ज़ाराथोस की स्पिरिट को यानी कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को कैद कर देता है और इसी तरीके से उस मॉर्टल यानी कि उस ह्यूमन को ज़ाराथोस की या फिर कह सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर्स मिलती है और वो बन जाता है घोस्ट राइडर। और जैसे कि घोस्ट राइडर की मूवी में हमें दिखाया गया था कि एंड में जाके घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के ट्रू फॉर्म को यानी कि ज़ाराथोस को अवेक करता है और उसके फ्लेम्स के कलर भी बदल जाता है। हमने उसी मूवी में ये तक देखा था कि किस तरीके से सालों से अलग अलग ह्यूमंस के अंदर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को कैद किया गया और कहीं सारे लोग घोस्ट राइडर बने। और हाँ, वैसे तो हम सब इस बात को जानते हैं कि थॉर या फिर ज़्यूस जैसे जो गॉड्स हैं उन्हें नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर करके बनाया गया है, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और लोगों ने वर्शिप करते हैं। पर ज़ाराथोस यानी कि जरथोस्ट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इंडिया की पारसी कम्युनिटी के लोग आज भी जरथोस्ट को एज अ गॉड मान के उसकी वर्शिप करते हैं और ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे रियल लाइफ से इंस्पायर करके बनाया गया था। नंबर 9 गॉड ऑफ मिसचीव्स लोकी। अब नंबर 9 पे है एसगार्डियन यानी कि नॉर्स गॉड ऑफ मिसचीव्स लोकी, जो कि एक्चुअली तो एक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा था, पर जिसे ओडिन ने अडॉप्ट किया, उसे एक एसगार्डियन फिजिक दिया, यानी कि वो है तो एक एसगार्डियन गॉड, फिर उसके पास पावर्स है एक फ्रॉस्ट जायंट्स वाली। और साथ ही साथ लेडी फ्रेगा ने उसे मैजिक सिखाया जो कि उसे वन ऑफ द बेस्ट एसगार्डियन मैजिशियंस बनाता है। और यार, लोकी के इल्यूजन्स का कोई जवाब नहीं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि लोकी सिर्फ इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है तो आप गलत है। कॉमिक्स में लोकी एक बहुत अच्छा मैजिशियन है जो कि वैरायटी ऑफ स्पेल्स को कास्ट करता है। उसने मैजिक में डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट किया है, तो हाँ, लोकी एक पावरफुल मैजिशियन है। और जिस तरीके से एमसीयू में थॉर ने अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव नहीं किया, लोकी ने भी नहीं किया। हमने लोकी की सीरीज में देखा कि कैसे ओल्ड लोकी ने पूरे एसगार्ड का इल्यूजन बनाया था जो कि लेजेंडरी था, और लेडी लोकी यानी कि सिल्वी ने माइंड कंट्रोल करना यानी कि लोगों के माइंड में इल्यूजन को क्रिएट करना सीख लिया था, जो कि बाद में उसने लोकी को भी सिखाया। तो लोकी जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल गॉड है। नंबर 8 वंडर वुमन। तो नंबर 8 पे है वंडर वुमन, जो कि हाफ गॉड या फिर डेमी गॉड है, क्योंकि वो किंग ऑफ ओलंपियन गॉड ज़्यूस और थेमेस्केरा की रानी हिप्पोलिटा की बेटी होती है। और वंडर वुमन की बर्थ के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था, क्योंकि एरीज ने सारे गॉड्स को मार दिया था और अब अमेजॉन्स को भी एरीज से खतरा था, तो इसीलिए ज़्यूस ने थेमेस्केरा को वंडर वुमन यानी कि डायना नाम की एक बेटी दी थी, क्योंकि वो एक डेमी गॉड थी और ओलंपियन गॉड्स को बस एक ओलंपियन गॉड ही मार सकता है, यानी कि सिर्फ डायना ही कैपेबल थी एरीज को मारने के लिए और आगे जाके उसने किया भी। और इसी वजह से बचपन से ही अमेजॉन्स ने डायना को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी, उसे अपना बेस्ट वॉरियर बनाया, उसे सबसे ज्यादा स्किलफुल बनाया, क्योंकि समय आने पे वो अमेजॉन्स को और पूरी दुनिया को एरीज से प्रोटेक्ट कर सके। और क्योंकि वो आधी ज़्यूस की बेटी थी जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, तो वो बाकी सारी अमेजॉन से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर थी। उसके पास काफी एनहांस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड थी, और यही चीजें वंडर वुमन को एक काफी पावरफुल डेमी गॉड बनाती है। और हाँ, वैसे तो मैंने ज़्यूस को इस लिस्ट में नहीं लिया क्योंकि डीसीयू में इतनी अच्छी तरीके से हमें इस कैरेक्टर और उसके पावर्स को नहीं दिखाया गया। पर हाँ, मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जिस यूनिटी को अलग करने के लिए साइबॉर्ग को अपना पूरा दिमाग और सुपरमैन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी, उसे ज़्यूस ने बस एक ही थंडरबोल्ट से अलग कर दिया था, जो कि दिखाता है कि ज़्यूस की पावर्स कितने नेक्स्ट लेवल थी।
और हाँ, ज़ीउस अपनी लाइटनिंग के थ्रू अभी भी वंडर वुमन की हेल्प करता है। आपने देखा होगा वंडर वुमन की पहली मूवी में जहाँ पे एंड में जाके वो ज़ीउस की लाइटनिंग को चैनल कर देती है और हाँ, ज़ीउस की लाइटनिंग की हेल्प से ही वो लासो का यूज करके एयर में स्विंग कर पाती है। तो इसी वजह से वंडर वुमन इतनी पावरफुल है क्योंकि वो ज़ीउस की बेटी है। नंबर 7 खॉन्शू। अब नंबर 7 पे है खॉन्शू, जिसे आपने रिसेंटली मून नाइट की सीरीज में देखा होगा, इजिप्शियन मून गॉड, जिसके बारे में एपिसोड 2 में तो ऐसा कहा गया कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, बस हाथ पैर पछाड़ता है। पर क्योंकि वो सेलेस्टियल हिल पॉलिस नाम के एक रिल्म में रहता है, इसी रीजन की वजह से वो सीधा इस वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकता और वो अपने एक अवतार, अपने एक चैंपियन को चुनता है जिसे मून नाइट कहा जाता है। वो उसे अपनी पावर्स देता है और उसी के थ्रू वो इस वर्ल्ड में जस्टिस को सर्व करता है। खॉन्शू सुपर स्ट्रॉन्ग है, उसके पास सुपर स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है और हाँ, खॉन्शू एक ऐसा गॉड है जो कि किसी को भी हील कर सकता है। वो मरे हुए को रेजरेक्ट यानी कि वापस जिंदा कर सकता है। जब मार्क स्पेक्टर भी खॉन्शू को मिला था तब वो ऑलमोस्ट मर चुका था या फिर पूरी तरीके से मर चुका था, पर खॉन्शू ने उसे जिंदा किया और उसे मून नाइट की पावर्स दी। और हाँ, इसी तरीके से खॉन्शू एक काफी पावरफुल गॉड है। वो टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन जानता है और क्योंकि वो दूसरे रिल्म को बिलोंग करता है तो वो अर्थ के साथ सीधा इंटरेक्ट नहीं कर सकता, पर अगर उसने अपने अवतार की यानी कि मून नाइट की बॉडी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया तो फिर उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है और वो शायद किसी भी अवेंजर्स तक को हरा देगा। नंबर 6 एरीज। तो नंबर 6 पे है ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरीज, जो कि मेरे हिसाब से एक्सट्रीमली पावरफुल गॉड है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि वंडर वुमन ने एरीज को हरा दिया था, वो लिस्ट में वंडर वुमन से ऊपर कैसे हो सकता है, पर मेरे हिसाब से वंडर वुमन तब अपनी रेज्ड फॉर्म में थी, वरना एरीज को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अब तक ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि एरीज की डेथ हो गई थी। अब खुद ही सोचो कि एक ऐसा गॉड जिसने अकेले नहीं बाकी सारे गॉड्स को मार दिया, ज़ीउस तक को टक्कर दे दी और इवन ज़ीउस भी तब एरीज को नहीं मार पाए थे और वो एरीज ही था जिसने डार्क साइड के इन्वेजन के दौरान डार्क साइड पे अटैक किया और उसे घायल करके वापस जाने पे मजबूर किया। हाँ, पर ये भी फैक्ट है कि तब डार्क साइड ने भी अपनी पूरी पावर्स को एक्सप्लोर नहीं किया था और शायद इसीलिए एरीज ने उसे घाव दे दिया। चलिए ये बात तो साइड पे रखते हैं, ये सारी बातें तो हुई डीसीयू के एरीज की। हमें जल्दी ही एमसीयू में भी एरीज दिखने वाला है क्योंकि थॉर रैग्नारोक मूवी में ग्रैंड मास्टर का जो टावर था उसके ऊपर एरीज का फेस बना हुआ था, जो कि हिंट है। और आगे जाके ऐसे रूमर्स आने लगे हैं कि थॉर लव एंड थंडर में हमें हरक्यूलिस और एरीज के कैरेक्टर्स दिखेंगे क्योंकि एक्टर रसल क्रो थॉर लव एंड थंडर में ज़ीउस का रोल प्ले करने वाला है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स जल्दी ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस होंगे और वहां पे गॉड द गॉड बुचर शायद बाकी के गॉड्स को तो मार देगा, पर एरीज और हरक्यूलिस मार्वल कॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि आगे जाके हमें एमसीयू में भी दिखने ही वाले हैं। नंबर 5 इकरिस एंड सर्सी। अब नंबर 5 पे है इटर्नल्स से इकरिस एंड सर्सी और यहाँ पे इटर्नल्स को एमसीयू में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एमसीयू में इटर्नल्स को गॉड नहीं कहा गया, पर ऐसा कहा गया है कि ये बस एक कॉस्मिक बीइंग्स की रेस है जिन्हें सेलेस्टियल्स ने बनाया था, पर क्योंकि वो ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टार्टिंग से ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं और ह्यूमंस ने उनकी सुपर पावर्स को फील किया है, उनकी सुपर पावर्स को देखा है जो कि उनके लिए उनकी समझ से बाहर था, तो इसलिए कहीं सारे ह्यूमंस और ह्यूमंस की रेसेस उन्हें गॉड्स मानने लगे। उन्होंने इन कैरेक्टर्स को अपनी माइथोलॉजीज में जगह दी और वो उनकी पूजा करने लगे। और यहाँ पे हर एक इटर्नल का नाम और उसकी पावर किसी न किसी गॉड से इंस्पायर होकर रखी गई, जैसे कि गिलगमिश को सुमेरियन माइथोलॉजी से इंस्पायर करके रखा गया या फिर मक्कारी को रोमन माइथोलॉजी की मर्क्यूरी से इंस्पायर किया गया। पर यहाँ पे दो कैरेक्टर्स जो कि इस लिस्ट में आ पाए हैं वो है सर्सी और इक्रिस, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स ग्रीक माइथोलॉजी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक नोटेबल बात ये भी है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स यानी कि इक्रिस जिसे इक्रुस से इंस्पायर होकर बनाया गया और सर्सी जिसे सर्सी नाम की ही एक जादूगरनी से इंस्पायर होकर बनाया गया, वो ग्रीक माइथोलॉजी में इतने पावरफुल नहीं थे, पर इटर्नल मूवी में उनकी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि वो लिटरली मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक बन चुके हैं। इकरुस की स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी में कुछ ऐसी थी कि उसने अपने पंख बना लिए थे, पर वो सूरज के इतने नजदीक उड़ लेता है कि उसके पंख मेल्ट हो जाते हैं और वो नीचे गिर के मर जाता है। और अगर आप एमसीयू में इकरिस के स्टोरी को ऑब्जर्व करोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे वो एंड में जाके सन में मर जाता है। और अगर मैं बात करूँ सर्सी की, तो सर्सी एक जादूगरनी थी माइथोलॉजी में जो कि एक आइलैंड पे रहती थी और वहां पे आने वाले किसी भी इंसान को वो जानवर में कन्वर्ट कर देती है। और अगर आप एमसीयू की मूवी में इस कैरेक्टर की स्टोरी को ऑब्जर्व करोगे तो वो कुछ ऐसी ही है, जहाँ पे पहले वो ऑब्जेक्ट को एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकती थी, पर एंड में जाके वो इस पावर को फील कर पाती है कि वो लिविंग बीइंग्स को भी कन्वर्ट कर सकती है। तो इन दोनों कैरेक्टर की मूवी की स्टोरी को बिल्कुल माइथोलॉजी से ही इंस्पायर किया गया है। बस फर्क इतना है कि ग्रीक माइथोलॉजी का वो कैरेक्टर इकरुस जो कि ऊपर से नीचे गिर के मर गया था,
उसे इंस्पायर करके जो इक्रिस बनाया गया उसे इन लोगों ने सुपरमैन लेवल की पावर्स दे दी, और सर्सी को तो इतनी पावर्स दे दी कि उसने एक सेलेस्टियल को ही पत्थर का बना दिया। तो दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ओवर पावर्ड है और यही चीज इन कैरेक्टर्स को इस लिस्ट में नंबर 5 पे लाती है। नंबर 4 शज़ैम। तो अब तक तो हम एक एक गॉड की बात कर रहे थे, पर नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है उसके पास एक नहीं 6 ग्रीक गॉड की पावर्स है, और एक कैरेक्टर है शज़ैम का कैरेक्टर। शज़ाम वर्ड का हर एक लेटर किसी न किसी ग्रीक या फिर रोमन गॉड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एस है विजडम ऑफ सोलोमन के लिए, एच है स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस के लिए, ए है स्टेमिना ऑफ एटलस के लिए, जेड है पावर ऑफ ज़्यूस के लिए, ए है एक्लिस की करेज के लिए, और एम है मरकरी की स्पीड के लिए। तो इस तरीके से शज़ाम के अंदर 6 गॉड्स की पावर है जिसे एक विजर्ड ने कैप्चर किया है। वो विजर्ड इस पावर को अपने किसी चैंपियन को देता है, और इस बार चैंपियन के तौर पे उसने चूज किया है बिली बैटसन नाम के एक छोटे से बच्चे को, जो कि लिटरली जब भी शज़ाम बोलेगा उसके पास 6 गॉड की पावर्स होगी, और मेरे हिसाब से ये पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री की सबसे कूलेस्ट पावर है। और हाँ, ब्लैक एडम की पावर्स भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। और ये तो ब्लैक एडम और शज़ाम को आप गॉड्स नहीं कह सकते, पर एक तरीके से वो गॉड्स की पावर्स को ही हार्नेस करते हैं। गॉड का ही अवतार एक चैंपियन का अवतार उन्हें मिलता है, तो मैंने सोचा मैं इन कैरेक्टर्स को भी लिस्ट में ले लेता हूँ। और रही बात इनकी पावर्स की, तो उनके नाम से ही उनकी पावर्स का आइडिया लगता है। आपने इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को अच्छे से मूवी और ट्रेलर में देखा ही होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 हेला। तो नंबर 3 पे है एसगार्डियन नॉर्स गॉडेस ऑफ डेथ हेला। और हेला के बारे में आप काफी कुछ ऑलरेडी जानते होंगे। हेला एक इतनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि उसने म्योनिर को अपने हाथ से ही मसल के तोड़ दिया था। उसने एसगार्ड की पूरी आर्मी को कुछ ही मिनट्स में मार दिया। ओडिन भी हेला को नहीं रोक पाए थे, और इतना ही नहीं, हेला ने पूरी वेल्करीज की आर्मी का कत्लेआम कर दिया। मतलब एक ब्रिनहेला जो लास्ट वेल्करी बची हुई है, हमने देखा कि वो अकेली वेल्करी ही कितनी स्ट्रांग है। उसने थॉर को फाइट दे दी थी, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। हेला ने पूरी एक ऐसी आर्मी को खत्म कर दिया। तो इसी वजह से हम श्योर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो नहीं ही होगा कि हेला को इस लिस्ट में इतना ऊपर क्यों रखा गया। पर चलिए मैं हेला के बारे में एक छोटा सा फैक्ट आपको बता देता हूँ। तो एमसीयू में तो हमें हेला को थॉर और लोकी की सिस्टर बताया गया है, वो भी एल्डर सिस्टर। पर कॉमिक्स में और नॉर्स माइथोलॉजी में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में एक्चुअली हेला लोकी की बेटी होती है। कॉमिक्स में लोकी के 3 बेटे हैं। पहला तो है फेंड्रिच वुल्फ, यानी कि हेला का जो वुल्फ हमें दिखाया गया वो भी लोकी का बेटा है। दूसरा है मिडगार्ड सर्पेंट, और उसकी तीसरी बेटी है हेला। तो एक्चुअली कॉमिक्स से नॉर्स माइथोलॉजी में हेला लोकी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है, पर एमसीयू में इस चीज को चेंज कर दिया गया। नंबर 2 थॉर। अब आई नो कि कुछ लोग मतलब इस चीज से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके होंगे और शायद वीडियो भी बंद करने वाले होंगे कि मैंने थॉर को नंबर 2 पे रखा। पर मेरा एक क्लैरिफिकेशन सुन लो कि थॉर को मैंने नंबर 2 पे इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे थॉर की करंट स्टेट को कंसिडर किया है, जो कि है इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम वाली, और थॉर के पूरे पोटेंशियल को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। वरना तो एमसीयू में ओडिन ये खुद कह चुके हैं कि थॉर ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। थॉर गॉड द गॉड बुचर को हराने वाला है, जिसके पास हेला की भी पावर्स होगी। तो हाँ, एमसीयू में थॉर काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, और कॉमिक्स में तो वो रून किंग थॉर बन चुका है जो कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल करता है। तो दैट्स नॉट अ डिबेट कि थॉर सबसे ज्यादा पावरफुल है या नहीं। वो शायद इस लिस्ट में नंबर 1 पे ही होगा, पर वो नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि उसकी करंट स्टेट को ध्यान में रख के इस रैंकिंग को बनाया गया है। और हाँ, गॉड ऑफ थंडर जिसने फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क की बराबरी कर ली, ड्यूरेबिलिटी में पूरे न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को अपने ऊपर ले लिया, जो कि अकेला ही पूरी आउटराइडर की आर्मी का डिस्ट्रक्शन कर रहा था, और जिसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस का भी मुकाबला कर लिया अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। आई डोंट नो, अगर किसी को डाउट है कि थॉर नंबर 2 पे क्यों है और वो इतना पावरफुल गॉड कैसे है। नंबर 1 ओडिन एंड डार्कसाइड। तो मैंने आज तक कहीं सारे रैंकिंग वीडियोस बनाया है, मतलब 20-25 से तो ज्यादा ही होंगे, पर आज तक मेरा एक भी रैंकिंग वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें नंबर 1 के लिए मैं कंफ्यूज हूं या फिर मैंने नंबर 1 पे 2 कैरेक्टर्स को रखा है। पर इस बार मुझे ये चीज करनी पड़ी क्योंकि मैं इस चीज को डिसाइड कर ही नहीं पाया कि ओडिन और डार्कसाइड दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल गॉड्स है। ओडिन मार्वल के यूनिवर्स के स्काई फादर ऑल फादर है, तो डार्कसाइड डीसी के यूनिवर्स का गॉड ऑफ एविल न्यू गॉड है। एक तरफ डार्कसाइड है जहां पे पूरी जस्टिस लीग में फ्लैश जैसा स्पीडस्टर है, ग्रीन लैंटर्न जैसा कैरेक्टर है जो कि अपने विल के थ्रू चीजों को बना सकता है, किंग ऑफ एटलांटिस एक्वामैन है, लिविंग कंप्यूटर साइबॉर्ग है, बैटमैन है, सुपरमैन है, ज़्यूस की बेटी वंडर वुमन है। पर फिर भी सारे जस्टिस लीग के साथ मिलके भी डार्कसाइड को हराना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। ये चीज दिखाती है कि डार्कसाइड कितना ज्यादा पावरफुल है।
तो दूसरी तरफ ओडिन है जिसने अपनी यंग एज में 9 रिल्म्स को कॉन्कर किया था, जहाँ पे सर्टर जैसे जायंट डीमंस थे, तो फ्रॉस्ट जायंट्स थे, मेलेकिथ जैसे कुछ जादूगर और एल्व्स थे, लेकिन फिर भी ओडिन ने 9 रिल्म्स को कॉन्कर किया। तो आप खुद ही सोचो कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ पे डार्क साइड के पास अपनी ओमेगा बीम है, जिसके छूने से ही कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर लिविंग बीइंग पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। ये बीम सुपरमैन तक को हार्म कर चुकी है। तो ओडिन के पास भी अपनी ओडिन फोर्स है, जहाँ पे डार्क साइड के पास अपनी बहुत ही बड़ी पैराडीमंस की आर्मी है, ओडिन के पास अपनी एसगार्डियन आर्मी है। और ना ओडिन ने भी थॉर के म्योनिल जैसे वेपन्स के ऊपर एन्चांटमेंट किया है, जो कि दिखाता है कि ओडिन मैजिक में भी कितने पावरफुल और एक्सपीरियंस थे। तो यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर्स का मुकाबला काफी टक्कर का होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मदर बॉक्सेस और एंटी लाइफ इक्वेशन मिलने के बाद डार्क साइड का कोई मुकाबला नहीं, जो कि सच भी है, पर वो डार्क साइड की अल्टीमेट फॉर्म है। पर अब ये सोच के देखो कि ओडिन इतने पावरफुल थे कि मेलेकिथ और कर्स जैसे पावरफुल से पावरफुल बीइंग ने भी एसगार्ड पे तब अटैक किया जब ओडिन सो रहे थे, या फिर ओडिन के जिंदा रहने तक हेला भी एसगार्ड पे नहीं आ पाई थी। और कुछ थियरीज तो ये तक कहती है कि थैनोस ने भी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना तब स्टार्ट किया जब ओडिन की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर ओडिन जिंदा होंगे तो वो थैनोस को रोक लेंगे। अगर कॉमिक वर्जन्स को भी लिया जाए फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करना मुश्किल है। पर आप नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, और ये भी बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।